हे गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने गोल्गी और ईआर को डिटेल में देखा। अब देखते हैं लाइसोसोम और परऑक्सीसोम। दोनों का काम क्लीनिंग से रिलेटेड है, लेकिन दोनों का मैकेनिज्म और फंक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट है। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम से भरा होता है। इसका मेन फंक्शन है सेल के अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट करना और रिसाइकल करना। इसलिए लाइसोसोम को सेल का रिसाइकलिंग सेंटर भी कहा जाता है। अगर बात करें लाइसोसोम की डिस्कवरी की, तो इसे डिस्कवर करा था क्रिश्चियन डी दवे 1955 में। इसी साइंटिस्ट ने बाद में परऑक्सीसोम की भी डिस्कवरी करी थी। लाइसोसोम के अंदर 50 से भी ज़्यादा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। इन्हें कलेक्टिवली एसिड हाइड्रोलाइज कहते हैं। ये एंजाइम प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, ये एंजाइम न्यूट्रल पीएच पर ऑलमोस्ट इनएक्टिव रहते हैं। इनका ऑप्टिमम पीएच लगभग 5 होता है। इसी वजह से ये सिर्फ लाइसोसोम के अंदर इफ़िशिएंटली काम करते हैं। ये सेल के लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म भी है। अब सवाल यह है कि लाइसोसोम एसिडिक कैसे रहता है। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में वी टाइप प्रोटॉन एटीपीएस होते हैं, प्रोटॉन पंप्स। ये एटीपी की हेल्प से एच आयंस लाइसोसोम के अंदर पंप करते हैं, इसलिए इंटरनल पीएच एसिडिक बन जाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। सेल बायोलॉजी में जनरली 3 फंक्शनल स्टेजेस समझी जाती हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, जहां गोल्गी एपरेटस से निकलने वाला एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल होता है, अभी किसी सबस्ट्रेट से फ्यूज़ नहीं हुआ होता है। सेकेंडरी लाइसोसोम, जब प्राइमरी लाइसोसोम किसी एंडोसोम या फेगोसोम के साथ में फ्यूज़ करता है, तब सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। यही एक्चुअल डाइजेशन भी होता है। एंड नेक्स्ट इज रेसिडुअल बॉडी। डाइजेशन के बाद जो मटेरियल डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो रेसिडुअल बॉडी के फॉर्म में बच सकता है। ये कॉन्सेप्ट एजिंग वाले सेल टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लाइसोसोम बाहर से आए मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, जैसे बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल्स। इसी प्रोसेस को हेट्रोफेगी कहते हैं। कभी सेल अपने ही पुराने ऑर्गेनल्स को डिग्रेड करता है, इसे कहते हैं ऑटोफेगी। फॉर एग्जाम्पल, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया, डैमेज्ड ईआर एंड अदर डैमेज्ड ऑर्गेनल्स। इसका डिटेल्ड मॉलिक्यूलर पाथवे हम सेल डेथ वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ ऑर्गेनल लेवल के लिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी है। अब आते हैं लाइसोसोम की स्टोरेज डिसऑर्डर पर। अगर लाइसोसोम एंजाइम अपसेंट या डिफेक्टिव हो, तो सबस्ट्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा, वो लाइसोसोम के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगा। इसी वजह से एक ग्रुप ऑफ डिसीज़ होती है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स। कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर डिसीज़ की मॉलिक्यूलर डिटेल याद रखना ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले आती है टे-सेक डिसीज़। गैंग्लियोसाइट डिग्रेड नहीं होते, न्यूरॉन्स में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। नेक्स्ट इज गॉचर डिसीज़। इसमें ग्लूकोसेरिब्रोसाइट्स एक्यूमुलेट होते हैं और मैक्रोफेजेस अफेक्ट होते हैं। नीम एंड पिग डिसीज़, यहाँ स्पिंगोमाइलिन डिग्रेडेशन डिफेक्ट होता है। पॉम्पे डिसीज़ में ग्लाइकोजन लाइसोसोम में एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली सीएसआईआर में लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स पर क्वेश्चन बनते हैं, या तो ये डायरेक्टली मैच द कॉलम में भी आ सकते हैं, तो इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब आते हैं परऑक्सीसोम पर। द डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, लेकिन ये लाइसोसोम की तरह डाइजेशन नहीं करता। इसका मेन काम है ऑक्सीडेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। परऑक्सीसोम के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। ये फैटी एसिड और टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइज करते हैं। प्रोसेस के दौरान हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है और H2O2 टॉक्सिक होता है। यहीं पर इंटर करता है कैटालेज। कैटालेज परऑक्सीसोम का मार्कर एंजाइम है। ये H2O2 को तोड़कर वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। इसी वजह से परऑक्सीसोम सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी बचाता है। इसका दूसरा फंक्शन है बीटा ऑक्सीडेशन। वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का इनिशियल बीटा ऑक्सीडेशन परऑक्सीसोम में ही होता है। बाद में प्रोडक्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया में फर्दर मेटाबोलाइज होते हैं। प्लांट्स और फंगाई में परऑक्सीसोम का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है, जिसे कहते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। ये जर्मिनेटिंग सीड्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका रोल स्टोर्ड फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना है। ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से रिलेटेड ऑर्गेनल है। प्लांट बायोलॉजी में हम इसे डिटेल में देखेंगे, यहाँ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए याद रखना। अब आते हैं परऑक्सीसोमल डिसऑर्डर्स पर। परऑक्सीसोम की डिसफंक्शनिंग से भी डिसीज़ होती हैं। सबसे फेमस है ज़ेलवेगर सिंड्रोम। इसमें परऑक्सीसोम प्रॉपरली डेवलप नहीं करते, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। एक और एग्जांपल है एक्स लिंक्ड
एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी ALD। इसमें लॉन्ग फैटी एसिड चेन एक्यूमुलेट होने लगती है। नाम और बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखना। अब एक कंपैरिजन करते हैं। लाइसोसोम एसिड हाइड्रोलेज का सिक्रीशन करते हैं, एसिडिक पीएच में वर्क करते हैं, डाइजेशन और रिसाइकलिंग के काम आते हैं। एंड परऑक्सीसोम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, कैटालेज एंड डिटॉक्सिफिकेशन में यूज़फुल है। इसके अलावा ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन भी करते हैं। सोचो, एक सिटी है, एक डिपार्टमेंट कचरा कलेक्ट करके रिसाइकल करता है, ये हुआ लाइसोसोम। दूसरा डिपार्टमेंट टॉक्सिक केमिकल वेस्ट को न्यूट्रलाइज करता है, और ये हुआ परऑक्सीसोम। दोनों ही सफाई करते हैं, लेकिन ड्यूटी अलग अलग है। अभी तक हमने सेल बायोलॉजी के सारे मेजर ऑर्गेनल्स डिटेल में कवर कर लिए हैं। हमने न्यूक्लियस देखा, राइबोसोम देखा, ER देखा, गोल्गी देखा, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम सब देखा। अगर इन सारे ऑर्गेनल्स को अलग अलग पढ़ोगे तो ये अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल लगेंगे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। सेल के अंदर कोई भी ऑर्गेनल अकेले काम ही नहीं करता। हर ऑर्गेनल दूसरे ऑर्गेनल से कनेक्टेड होता है, और इन सब का कोऑर्डिनेशन ही सेल को लिविंग सिस्टम बनाता है। अब हम इसी कोऑर्डिनेशन को समझेंगे। सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स एक कॉमन मेम्ब्रेन नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क को कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें मेनली न्यूक्लियर एनवेलप, ER, गोल्गी, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, एंडोसोम, लाइसोसोम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लूडेड है। परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया क्लासिकल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं। अगर हर ऑर्गेनल इंडिपेंडेंटली काम करे तो प्रोटीन और लिपिड रैंडमली साइटोप्लाज्म में घूमते रहेंगे। सेल के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंश्योर करता है कि हर मॉलिक्यूल सही जगह पहुँचे, हर प्रोटीन करेक्ट टाइम पर रिलीज हो, हर मेम्ब्रेन कंटिन्यूसली रिन्यू होती रहे। यानी ये सेल्स के अंदर के इंटरनल लॉजिस्टिक नेटवर्क को बनाकर रखता है। हर जर्नी की शुरुआत न्यूक्लियस से होती है। न्यूक्लियस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और डिसाइड करता है कि सेल किसी भी प्रोटीन की ज़रूरत हो तो वो पूरी हो। मतलब इंस्ट्रक्शन न्यूक्लियस से ही ओरिजिनेट होते हैं। राइबोसोम न्यूक्लियोलस में असेंबल होता है। फ्री राइबोसोम और बाउंड राइबोसोम अपनी अपनी लोकेशन पर काम करते हैं। अगर प्रोटीन को मेम्ब्रेन या सिक्रीशन के लिए जाना है तो उसका सिंथेसिस RER से एसोसिएटेड राइबोसोम से होता है। न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन्स RER के ल्यूमन में इंटर करती है। यहाँ इनिशियल फोल्डिंग होती है, स्ट्रक्चर करेक्शन होती है, क्वालिटी चेकिंग होती है। सिर्फ करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन्स ही आगे भेजी जाती हैं। गलत प्रोटीन्स को यहीं रिमूव कर दिया जाता है। ये सेल का फर्स्ट क्वालिटी कंट्रोल चेक पॉइंट है। ER से प्रोटीन डायरेक्टली गोल्गी तक नहीं जाती। मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स उन्हें कैरी करते हैं। ये वेसिकल कंटिन्यूसली ER और गोल्गी के बीच शटल का काम करते हैं। फिर आता है गोल्गी एपरेटस, जहाँ प्रोटीन्स की फाइनल प्रोसेसिंग होती है। यहाँ ग्लाइकोसाइलेशन, पैकेजिंग, सॉर्टिंग कंप्लीट होती है। गोल्गी हर प्रोटीन को उसके फाइनल डेस्टिनेशन तक असाइन करता है। ये सेल का सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। गोल्गी से निकलने के बाद प्रोटीन्स अलग अलग पाथवे फॉलो करते हैं। कुछ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाते हैं, कुछ सेल के बाहर रिलीज हो जाते हैं, कुछ लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स के रूप में भेजे जाते हैं। यानी गोल्गी एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह भी काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमानेंट स्ट्रक्चर तो है नहीं, हर वक्त एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस चलता रहता है। इसी वजह से मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट अंदर आता है और कुछ बाहर जाता है। सेल कंटिन्यूसली अपनी मेम्ब्रेन को रिसाइकल करती रहती है। इसी प्रोसेस की वजह से मेम्ब्रेन डायनेमिक बनी रहती है। जब कोई भी मटेरियल एंडोसाइटोसिस के थ्रू सेल के अंदर आता है तो वो सीधा लाइसोसोम में नहीं जाता, सबसे पहले एंडोसोम में इंटर करता है। एंडोसोम एक स्ट्रॉन्ग सॉर्टिंग स्टेशन की तरह काम करता है। यहाँ डिसीजन होता है, मटेरियल रिसाइकल होगा, लाइसोसोम में डिग्रेड होगा या मेम्ब्रेन पर वापस भेजा जाएगा। ये सेल बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो मॉलिक्यूल डिग्रेड होने वाले होते हैं वो लाइसोसोम तक भेजे जाते हैं। यहाँ एसिड हाइड्रोलेज उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्ट होने के बाद यूजफुल मॉलिक्यूल्स जैसे अमीनो एसिड और शुगर दोबारा साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। यानी लाइसोसोम सिर्फ वेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं करता, रिसोर्स रिसाइकलिंग भी करता है। फिर आता है परऑक्सीसोम। यहाँ ट्रांसपोर्ट पाथवे का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन पैरेलल सिस्टम की तरह कंटिन्यूसली काम करता है। ये टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स को डिटॉक्सिफाई करता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करता है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में पार्ट लेता है, यानी सेल की इंटरनल केमिस्ट्री को सेव करके रखता है। सोचो, अगर गोल्गी प्रोटीन को सॉर्ट ही ना करे तो लाइसोसोमल एंजाइम सेल के बाहर रिलीज हो जाएंगे। अगर लाइसोसोम्स काम ना करे तो वेस्ट एक्यूमुलेट होने लगेगा। अगर ER फोल्डिंग ना करे तो डिफेक्टिव प्रोटीन्स कंटिन्यूसली बनती रहेगी। यानी एक ऑर्गेनल की प्रॉब्लम पूरे सेल को अफेक्ट करती है। इसलिए
सेल बायोलॉजी में ऑर्गेनल्स को अलग अलग नहीं, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ में पढ़ना चाहिए। इसी के साथ सेल बायोलॉजी का कंप्लीट एंडोमेम्ब्रेन फ्लो पूरा हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम साइटोस्केलेटन समझेंगे। तब तक के लिए आप इन सारे ऑर्गेनल से रिलेटेड पीवाई के क्वेश्चन लगाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।